बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु कार्रवाई में शामिल होने के लिए यूएई पहुंचे और यूएई पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात की। यहां 21 घंटों तक पीएम मोदी बिजी शेड्यूल उनका बताया गया और सूत्रों की माने तो पीएम मोदी 4 स्पीच देंगे, जहां पर क्लाइमेट से जुड़े 2 इवेंट्स में विशेष तौर पर शामिल रहेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी करीब 7 द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे और इन कार्यक्रमों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ अलग से भी मीटिंग्स करेंगे। हम आप तक तो दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आपको। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुखता से बोलते हुए आपको नजर आएंगे। और आज लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तरकाशी टनल से बाहर आए 41 में से 8 मजदूरों से मुलाकात की। मजदूरों ने टनल में 17 दिन की कहानी सुनाई कि वो वहां इन 17 दिनों में इन लोगों ने क्या क्या परेशानियां झेली। मजदूरों ने हालात का लगातार अपडेट लेते रहने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। तो ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर 8 मजदूर, क्योंकि अलग अलग झारखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश के 8 अलग अलग जगह से मजदूर 17 दिनों से उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए थे और उसके बाद 17 दिनों के बाद 18वें दिन आखिरकार पूरी रेस्क्यू टीम ने इन तमाम 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया। और जब ये अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं तो उन 41 में से 8 मजदूर भी जो कि उत्तर प्रदेश के थे वो राजधानी लखनऊ में पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको शॉल पहनाते हुए उनसे मुलाकात की, उनको गिफ्ट दिया, उनको शॉल पहनाया। खुशी एक तरह से, क्योंकि जब एक बड़ा नेतृत्व मिलता है तो उनको भी खुशी महसूस होती है। उनसे जानने की कोशिश की कि उन 17 दिनों में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें सारे हाल अपने बयां किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और साथ ही ये भी धन्यवाद भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उत्तरकाशी टनल के अंदर 17 दिन तक 41 मजदूर तो फंसे रहे। उसके बाद सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें निकाल लिया गया। अब पहली बार टनल के अंदर का वीडियो भी आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे मजदूरों ने 17 दिन बंद टनल के अंदर काटे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर बेहद मुश्किल हालात में 41 मजदूरों ने 17 दिन काटे। टनल पूरी तरह से बंद थी और सिर्फ उम्मीद थी कि बाहर निकल जाएंगे। अब टनल के अंदर मजदूरों ने कैसे वो 17 दिन काटे, क्या अंदर हो रहा था, पहली बार उसका वीडियो सामने आया है। टनल के अंदर लाइट्स के इंतजामात काफी अच्छे थे, लिहाजा मजदूरों को अंधेरे को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। मजदूरों के लिए पानी भी मौजूद था, साथ ही साथ प्लास्टिक शीट्स थी जिन्हें बिछाया गया था और उन्हें ओढ़ने के काम में भी लाया जा रहा था। पाइप से खाना आता है, हम लोग खाते हैं इस पाइप से। ये हमारा बेड है, ये खाना का यहाँ रखते हैं, पानी है। इधर जो मुंह बंद हुआ है, हम लोग फंसे हैं यहाँ पे, अंदर में है। 8 दिन हो गए आज मिला के। टनल के अंदर फंसे मजदूर ने ही बताया कि कैसे अचानक टनल बंद हो गई और तब वो क्या कर रहे थे। हो गया, फिर से आ रहे थे, उधर से आ रहे थे हम लोग निकलने के लिए, छुट्टी का टाइम, तो अचानक बंद हो गया, गिर गया। ये हाइड्रा से आ रहे थे हम लोग, सीढ़ी उड़ी रखे हैं निकलने के लिए पाइप घुसाने से। हम लोग 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल के अंदर पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, इसके लिए बोलेरो गाड़ी अंदर थी, उसका इस्तेमाल हो रहा था, जबकि सोने और बिछाने के लिए प्लास्टिक शीट्स को यूज किया जा रहा था। एक गाड़ी से पानी लाया जाता है हम लोग पीने के लिए, वहाँ फिर से आता है पानी। टोटल 40 बंदा
41 बंदा फंसे हुए हैं। टनल ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वहां खाना भी भेजा जा रहा था। टनल के अंदर खाना स्टोर किया गया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बोतल में भेजी गई खिचड़ी है। खिचड़ी के कई बोतल वहां पर रखे गए। बोतल में भरकर फॉइल पेपर में लपेटकर रोटियां भी पहुंचाई गई और यहां तक कि सलाद भी फॉइल पेपर में लपेटकर मजदूरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा अंडे मजदूरों तक पहुंचाए गए, केले भेजे गए, सेब और संतरे भी अंदर भेजे गए और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी अंदर भेजे गए ताकि मजदूर सुरक्षित रहें, मजबूत रहें और उन्हें स्टोर करके रखा गया था। मजदूरों को खाने का सामान ज्यादा मात्रा में भेजा जा रहा था क्योंकि किसी वजह से सप्लाई पाइप बंद होती तो भी मजदूरों को लंबे समय तक दिक्कत नहीं होती। और इसी तरह 17 दिन टनल के अंदर मजदूरों ने काटे, जो उनकी मजबूत मानसिक स्थिति और जिजीविषा को दिखाता है और उनकी हिम्मत और जज्बे को अब सभी सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो टनल के अंदर 17 दिन तक मजदूर कैसे रह रहे थे, कैसे सो रहे थे, क्या खा रहे थे, वो सब मजदूर ने बताया। और अब बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 की, जिसमें T20 सीरीज का चौथा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकती है। वहीं मौजूदा सीरीज में मेजबान भारत 2-1 से आगे है। सीरीज को अपने कब्जे में करने के लिए उसे एक जीत की दरकार है। आपको ये बता दें कि मैच को लेकर रायपुर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और दिसंबर के पहले दिन ग्राहकों को महंगाई का झटका लगा है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस की हम बात कर रहे हैं, ना कि घरेलू गैसों की। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली की अगर बात करें तो 17,096.50 रुपए का अब यह सिलेंडर गैस हो गया है। इससे पहले 16 नवंबर को इसकी कीमत में कटौती की गई थी और जो कि 1,775.50 रुपए का हो गया था। कोलकाता में आ जाइए तो 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1908 रुपए का था। मुंबई में 1749 रुपए का और चेन्नई में 1968 रुपए का 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर अब हो गया है। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमतें में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 19 किलो का सिलेंडर महंगा होने से बाहर खाने वालों के ज्यादा जेब अब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस सिलेंडर का इस्तेमाल हलवाई करते हैं। और वहीं अगर बात कर ली जाए मतगणना की, तो मतगणना ने पहले पार्टी नेताओं ने अपने अपने दावे शुरू कर दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने के दावे कर रही है, तो कल सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। तो सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का जीत को लेकर क्या कुछ कहना है। रुझान अच्छे ही है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से 5 साल में कांग्रेस के शासन में अराजकता थी, कानून व्यवस्था खराब थी, किसान जमीनों की नीलामी से त्रस्त थे, नौजवान पेपर लीक से त्रस्त थे, भ्रष्टाचार के कारण लोगों के मन में एक आक्रोश था। कुल मिलाकर राजस्थान में 5 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा और इसी अराजकता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए बटन दबाया। कांग्रेस के लिए 19-20 होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये सब चीज़ें 21 ही रहेंगी। बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, इसलिए मुझे कहीं कोई गुंजाइश लगती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक परिणाम नहीं आए तब तक कांग्रेस के लोग खुश हो सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। इनसे आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8-10 मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 1 सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व को आला कमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती।
और वहीं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। 3 दिसंबर को बीजेपी का बहुमत साबित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर पाई है। सरकार की अंतरकला के कारण जो घोषणा की थी वो घोषणा भी पूरे नहीं कर पाए हैं। क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। एग्जिट पोल को लेकर अब राजनीति का बाजार गरमाने लगा है। अपने अपने दावे हैं और इन सब के बीच में राजस्थान के साथ साथ जो अन्य प्रदेश हैं उनके जो चुनाव के जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनको लेकर कहीं खुशी है, कहीं गम की हालात हैं और कहीं प्रतीक्षा के हालात हैं। इन सब के बीच में हमारे साथ में है राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, जोधपुर से अभी हमारे साथ मुखातिब हैं। बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर के क्या कुछ रुझान आपकी ओर से। एग्जिट पोल से अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, परंतु लोगों में इच्छुकता पैदा हो गई है और इच्छुकता के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी क्षेत्र का हो वो इस पे अपने अपने गणित लगा रहा है। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा और अच्छी संख्या में बहुमत मिलेगा। गहलोत की घोषणा है, कार्ड की हांडी है, जो एक बार चढ़ सकती है दूसरी बार चढ़ती नहीं है। तो लोगों के दिमाग में इस तरह है कि घोषणा मात्र घोषणा है, ये जनता का जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी प्रति है। बहरहाल इंतजार है अब 3 तारीख का, जिस दिन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और वहीं गहलोत सरकार के मंत्री हैं महेश जोशी ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महेश जोशी ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, लग जाए तो तीर नहीं तो तुक्का। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनने का दावा किया है। बाबूलाल धाल ने महेश जोशी से खास बात की है। एग्जिट पोल के नतीजों से कहीं उत्साह है तो कहीं निराशा का माहौल है। कांग्रेस पार्टी बेहद उत्साहित दिख रही है। मेरे साथ में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, जो खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन पार्टी की परफॉर्मेंस की इन्हें बहुत बेहतर उम्मीद है। लग क्या रहा महेश जी, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, ज़्यादातर तो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं लेकिन कांग्रेस की संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, एग्जिट पोल हो चाहे ओपिनियन पोल हो, इसमें किसी का कुछ स्टैक दाव पे नहीं लगा होता। जवानी जमा खर्च होता है, आपने दिया, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। इतिहास गवाह इस बात का कि एग्जिट पोल बहुत बड़ी संख्या में गलत साबित होते आए हैं। कहीं कहीं कोई सत्यता के आसपास होते हैं लेकिन आमतौर पर गलत साबित होते हैं। उसी हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, और जो परफॉर्मेंस कांग्रेस ने दिखाई है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो काम है और सरकार के जो काम है, उनको लेकर जो उत्साह बना है, मैं उस उत्साह के हिसाब से कह सकता हूँ कि ये जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये भी उन कामों की वजह से बढ़ा है। लोगों को लगा कि यार हम वोट देने नहीं जाएंगे, सरकारी कर्मचारियों को लगा तो ओपीएस बंद हो जाएगी। लोगों को लगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये चालू रहेगी कि नहीं रहेगी। लोगों को लगा, महिलाओं को लगा कि मोबाइल फ़ोन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लोगों को लगा कि शहरी रोजगार गारंटी योजना ये चालू रहेगी कि नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो राइट टू लिव जो जो कंसेप्ट दिया है कि सबको हर हाथ को काम मिले और काम नहीं मिले तो उसको उसके एवज में एक भुगतान किया जाए सरकार की तरफ से, कि कम से कम मिनिमम वेज जो है वो एक सीमा तक हर व्यक्ति को मिले। युवाओं को लगा इतनी बड़ी संख्या में रोजगार जो दिया है, इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां। और अब बात राजसमंद जिले की, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों को प्रशासन ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 25 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ और स्ट्रांग रूम में ईवीएम चुनाव का रिजल्ट कैद हो गया। मतगणना के दिन नाथद्वारा, राजसमंद और भीम विधानसभा की मतगणना के लिए 14-14 टेबलें लगाई जाएंगी, जबकि कुंभलगढ़ विधानसभा की गणना कक्ष की साइज के हिसाब से 11 टेबलें लगाई जाएंगी। मतगणना की शुरुआत 8:30 बजे तक शुरू होगी, जिसमें डाक से आने वाले पोस्टल बैलेट को शामिल किया जाएगा।
ये आपको विदित है, दिनांक 3 तारीख को प्रातः 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके संबंध में बालकृष्ण स्टेडियम है जो हमारा, वहाँ पर संपूर्ण तैयारियां हमारे द्वारा कर दी गई हैं। कुल 4 विधानसभाएं हैं। 4 विधानसभाओं के हिसाब से जैसे बीन में 14 टेबल है, कुंभलगढ़ में 11 है, राजसमंद में 14 है और नाथद्वारा में 14 टेबल है। बीन में कुल 22 राउंड होंगे, कुंभलगढ़ में 27, राजसमंद में 21 और नाथद्वारा में 20 राउंड होंगे। खबर कोटा से है, जहां कोचिंग नगरी में 3 दिन में 2 कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम ने कोचिंग संस्थान और हॉस्टल संचालकों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। कलेक्टर ने हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगवाने, काउंसिल नियुक्ति नहीं करने और कोचिंग संस्थान को भी गाइडलाइन की पालना नहीं करवाने पर नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। 3 दिन में 2 कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के बाद कल जिला कलेक्टर ने हॉस्टल संचालकों और कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठकें भी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। जिला कलेक्टर एमपी मीणा ने समस्त कोचिंग और हॉस्टल संचालकों को निर्देश दिया कि कोचिंग और हॉस्टल के लिए जो गाइडलाइन तैयार की गई है उसकी 100% पालना सुनिश्चित करें। हॉस्टल संचालक और उसके जो कोचिंग संस्था है उनकी मीटिंग ली गई थी। उनको 2 कोचिंग संस्था वाले हैं, उनमें एक को पूर्व नोटिस दिया गया था, एक को आज नोटिस भी जारी किया गया है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए उनको हिदायत दी गई है। और जो कोचिंग संस्था में गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे द्वारा भी रैंडमली कुछ नोडल ऑफिसर्स हमारे लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी चेक करने के लिए कहा गया है। और राजधानी जयपुर के मालवीय नगर इलाके ये टैंकर ही सहारा बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। यह स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। पाँच 7 साल से पानी की समस्या है। इत्तेफाक रखो इस कहानी से, जीवन निकला था पानी से। बर्बाद ना हो थोड़ा भी कहीं नहीं मिलता ये आसानी से। इन चंद पंक्तियों का मर्म दौसा के किसान बखूबी समझते हैं, जो इन दिनों पानी की समस्या से 2-4 हो रहे हैं। डार्क जोन में आने वाले दौसा जिले में ना तो पीने का पानी है और ना ही सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था। ऐसे में यहाँ के किसान टैंकर के सहारे सिंचाई करते हैं। पहले हमारे खेतों में जैसे पहले कुएं चलते थे, उसके बाद में समरसल चलती थी, लेकिन अभी 5-7 साल से पानी की समस्या है। इस वजह से खेतों में गेहूं बोने के बाद में टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। कुछ साल पहले तक दौसा में किसान सिंचाई के लिए कुओं पर निर्भर थे। उसके बाद बोरवेल और सबमर्सिबल का दौर भी देखा, लेकिन सिंचाई के लिए टैंकर का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। यह स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आज 4-5 साल पहले खूब पानी था, उसकी खेती भी होती थी, पीने के लिए पानी भी खूब प्राप्त था। अब लोग पानी के लिए तरसते हैं तो खेती के लिए पानी के लिए बार-बार टैंकरों से सप्लाई की जाती है। 500 रुपए में मिलने वाला टैंकर खेतों में सिंचाई का सहारा बन रहा है, लेकिन पानी की कमी का असर गेहूं की फसल पर दिखने लगा है। पहले जहां भरपूर मात्रा में गेहूं की फसल तैयार होती थी, वहीं अब एक दुक्का किसान ही टैंकर के सहारे सिंचाई की हिम्मत जुटा पाते हैं। पानी पीने के लिए नहीं है, खेती के लिए तो क्या पीने के लिए ही नहीं है। हम तो यह सोचा था भाई गेहूँ हो जाएंगे, लेकिन गेहूँ के पार क्या पीने के लिए पड़ रही है पार। तो गेहूं की अब क्या है, इसे टैंकर से दे रहा है पानी, और क्या कर। पानी की ऐसी किल्लत यहाँ के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी है। पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई तक लोग टैंकर पर निर्भर हो चुके हैं। दौसा में पानी की भारी किल्लत है और डार्क जोन जिला है और इस जिले में पानी भूजल बिल्कुल नहीं है। आप तस्वीर हमें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पानी का टैंकर है और इस पानी के टैंकर। और इन्हीं के साथ ही इन बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।
आपको पता है कि किसके पक्ष में हमेशा बात करता है, लेकिन फिर भी हमको कांग्रेस को पक्ष में उनका एग्जिट पोल आ रहा है। हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि सरकार ने हमारी स्कीमों के ऊपर, हमारी योजनाओं के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा को वोट डाला है और 100% सरकार कांग्रेस की बनेगी। जन की बात के बाद सी वोटर भी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलते हुए दिखा रहा है। सी वोटर का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 199 में 94 से 114 सीट मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 71 से 91 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के खातों में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। देश भर के एग्जिट पोल के नतीजों से यह साबित होता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे में, एग्जिट पोल में जो रिपोर्ट आ रही है, मेरा मानना है कि उससे भी ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि 5 साल के कांग्रेस के राज में आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले, महिलाओं पर अत्याचार, विकास कार्य ठप करना, पुरानी सरकार की अच्छी योजनाओं को नाम बदलकर पेश करना। प्रदेश के चुनाव नतीजों से पहले मेट्राइज ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें बीजेपी की सरकार बनना तय है। मेट्राइज का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 115 से 130 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 65 से 75 सीट जाने वाली है। वहीं अन्य के खातों की बात करें तो 12 से 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दूसरों से थोड़ा अलग है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी गई है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 80 से 100 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीट जा सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को 9 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं राजस्थान के लिए टुडेज चाणक्य ने जो एग्जिट पोल सार्वजनिक किया है वो ये बताता है कि कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के पोल में कांग्रेस को 101 सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी को 199 में से 89 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य को 9 सीटें मिल सकती हैं। 3 दिसंबर से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी में पहली बार काउंटिंग का नॉन स्टॉप लाइव पूरे 100 घंटे लगातार, आखिरी वोटिंग से सरकार तय होने तक 200 रिपोर्टर, अनुभवी टीम, दमदार तकनीक। न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है महासंग्राम का मेगा कवरेज। देखते रहिए लगातार वोटों की आखिरी गिनती तक। न्यू एंड एडवांस बात कही है, लेकिन 3 दिसंबर को साफ होगा कि ये रुझानों नतीजों में बदलते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। एग्जिट पोल में कांग्रेस पर भारी बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत। एग्जिट पोल में जो बहुमत बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है वो असल तस्वीर में बदलेगा या नहीं, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन अलग अलग एजेंसियों के जरिए किए गए एग्जिट पोल पर यकीन करें तो राजस्थान में बीजेपी के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद है। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं न्यूज 18 पे, ये एक आश्चर्यचकित तो इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि ये तो जिस रोज से चुनाव प्रारंभ हुआ था भारतीय जनता पार्टी उसी रोज से लीड कर रही थी। हम अभी भी इस एग्जिट पोल से 122 तक के सीमित नहीं है। हमारी एग्जिट पोल है कम से कम भी 150, 160, ये हम बीजेपी को सोच के चल रहे हैं। अब बात अलग अलग एग्जिट पोल के सर्वों की करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं जन की बात के एग्जिट पोल की। राजस्थान में जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 100 से 122 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 62 से 85 सीट मिल रही है, जबकि अन्य को 14 से 15 सीट मिल सकती है। देखो, पहली बात तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये आपको पता है कि किसके पक्ष में हमेशा बात करता है, लेकिन फिर भी हमको कांग्रेस को पक्ष में उनका एग्जिट पोल आ रहा है।
हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि सरकार ने हमारी स्कीमों के ऊपर, हमारी योजनाओं के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा को वोट डाला है और 100% सरकार कांग्रेस की बनेगी। जन की बात के बाद सी वोटर भी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलते हुए दिखा रहा है। सी वोटर का एग्जिट पोल बताता है नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट 100। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन में फटाफट टुक्का लेते हैं खबरों की तरफ। हेरिटेज मेयर मुनेश गुज्जर को